पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का ये पहला इंटरव्यू है। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने न्यूज 18 को इसके लिए चुना। आपको धन्यवाद कि आप यहां तक आए। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि जब पहलगाम की घटना हुई और उसके बाद से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, देश में लोगों के मन में एक जम्मू कश्मीर को लेकर डर बैठ गया कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। क्या कश्मीर के हालात पूरी तरीके से सामान्य हो गए हैं, ऐसा हम मान सकते हैं? और अगर सामान्य हो गए हैं तो बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स को आप लोगों ने बंद कर दिया था, उनको कब तक पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा? नहीं, ये सच है कि 22 अप्रैल को जो घटना बैसरन घाटी में हुई पहलगांव के, उसके कारण एक दहशत का वातावरण पैदा हुआ। जिस तरह से निर्दोष निरपराध लोगों को निशाना बनाया गया, उससे स्वाभाविक रूप से एक भय का वातावरण बना। लेकिन उसमें एक जो सिल्वर लाइनिंग है, उसको भी मुझे लगता है कि उस पर ध्यान देने की जरूरत है। शायद 50 वर्षों में पहली बार जम्मू कश्मीर की आवाम स्वतः स्फूर्त स्पॉन्टेनियस जिस तरह से आतंकवाद और खासतौर से पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ उठ के खड़ा हुआ है, इसे मैं एक बहुत शुभ संकेत मानता हूं। दुनिया भर में जहां भी इस तरह के आतंकवाद की घटनाएं होती हैं या कॉन्फ्लिक्ट जोन जिन्हें हम कहते हैं, जब आवाम खड़ी होती है तो मुझे लगता है कि आतंकवाद भी खत्म होता है। सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत ही सराहनीय काम किया है यहाँ। मैं उस आंकड़े पर बाद में आऊंगा। सामान्य तौर पर एक धारणा यहाँ थी कि टूरिस्ट को कभी अटैक नहीं किया गया था आतंकवादियों के द्वारा। अधिकांश जो प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वो वहां सुरक्षा बल पर्याप्त संख्या में है। ये जो घटना जहां हुई वहां एक सरकारी कमरा भी नहीं है। कई लोग सवाल उठाते हैं, उस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। उसके बाद एक सिक्योरिटी रिव्यू में फैसला किया गया था कि फिलहाल के लिए ऐसे टूरिस्ट स्पॉट जहां हम सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं उसको थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं। लेकिन उसमें से अधिकांश हमने फैसला करके खोल दिया है। कुछ स्थान बचे हैं। जिस दिन हमने रिव्यू करके 15 या 16 स्थान खोले थे, उस दिन हमने कहा था कि फेज वाइज जो बाकी स्थान है वो भी खोल दिए जाएंगे। लेकिन ये जरूर तय किया है कि जहां भी पर्यटक स्थल है, पर्यटकों को जाने की अनुमति जहां मिलेगी, वहां सुरक्षा बलों का चाक चौबंद प्रबंध है, ये जरूर किया जाएगा। अभी श्री अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है। कुछ दिन बाद फिर रिव्यू करके जो बाकी स्थान है उन्हें भी खोलने की कोशिश जल्द से जल्द की जाएगी। आपने श्री अमरनाथ जी की यात्रा की बात की। माना तो ये गया कि शायद इस बार जो श्रद्धालु है वो बहुत कम तादाद में आएंगे, लेकिन एक रिकॉर्ड बनता हुआ दिख रहा है। पहले 6 दिनों में ही 1 लाख से ज्यादा लोगों ने यात्रा की। फिर अगले 9 दिनों में वो आंकड़ा जो है सो 1,62,000 से भी ऊपर पहुंच गया। ये कैसे आप लोग इतना कॉन्फिडेंस दे पाए, चूंकि भय तो काफी हो गया? नहीं, मैं 22 अप्रैल के पहले जो रजिस्ट्रेशन की रफ्तार थी वो गत वर्ष की तुलना में काफी ज्यादा थी। 22 अप्रैल के बाद एक बैक पंजीकरण बहुत कम हो गया और स्वाभाविक रूप से पहलगाम की घटना का उस पर असर था। फिर धीरे धीरे वो पंजीकरण बढ़ने लगा। हमने एक उपाय ये किया था कि जिन लोगों का पंजीकरण 22 अप्रैल के पहले हुआ था उनको हमने SMS कराया कि आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कंफर्म करिए प्लीज और आपका स्वागत है। तो उसमें से 85,000 लोगों ने रिप्लाई किया कि नहीं, हम आ रहे हैं। एट स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन बहुत बड़ी संख्या में करना पड़ा और आज जो मुझे बताया गया है दोपहर तक 1,66,000 से ज्यादा बाबा बर्फानी के भक्त दर्शन कर चुके हैं और अभी उत्साह उसी तरह है। एक उत्सव का माहौल है देश के कोने कोने से, और बाहर भी जो बाबा के भक्त हैं वो भी आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी उत्सव का एक माहौल है। यहाँ की आवाम, यहाँ का आम आदमी इन तीर्थयात्रियों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तत्पर है। श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मिलकर के यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से भी काफी अच्छा प्रबंध किया है। पिछले 3-4 वर्षों में सुविधाएं जिस तरह से बढ़ी हैं, मैं समझता हूं कि देश भर के श्रद्धालु इस बात को जान चुके हैं और मुझे लगता है कि
जहां विश्वास होता है, आस्था होती है, वहां कोई भय काम नहीं करता है। तो इनके रक्षक भगवान भोलेनाथ ऐसा विश्वास रख करके देश भर से लोग आ रहे हैं। और सिक्योरिटी के भी चाक चौबंद इंतजाम है। 3 टियर सिक्योरिटी सिस्टम बनाया हुआ है, आर्मी, सीएपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, और पूरी मुस्तैदी से सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों को सुविधा भी पर्याप्त मिले। मैं उम्मीद करता हूं कि बड़ी संख्या में लोग, वैसे इस बार की यात्रा कम दिनों की, 38 दिनों की है, लेकिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे और दर्शन करेंगे बाबा का। आपने कहा कि जम्मू कश्मीर की जो आम जनता है, जो अवाम है, वह पूरी तरीके से जो सो चाहता है कि लोग आए बाहर से, उनका ढंग से यहाँ पर स्वागत हो। अमरनाथ यात्रा में भी सहयोग कर रहे हैं। लेकिन उसी समय में, और खासतौर पर अगर हम लोग पहलगाम की बात कर लेते हैं, जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके ठीक पहले जो है, जो यहाँ की जो रूलिंग पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके जो श्रीनगर के जो एमपी हैं, लोकसभा सदस्य हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि जो टूरिज्म जो है जम्मू कश्मीर में, ये एक तरह से कल्चरल इन्वेजन है। और उस पर आपका एक बयान भी अभी हाल ही में आया कि यह जो इस तरह के बयान जो हैं वो टीआरएफ की आइडियोलॉजी के करीब हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह के बयानों से जो है, व्यक्ति को ध्यान में रख करके बयान नहीं दिया था, ठीक है, लेकिन जो है 2-3 वर्षों में इस तरह के कई बयान आए हैं। और उसके कारण मैंने किसी कार्यक्रम में कहा कि इससे बचना चाहिए। क्या इससे आतंकवादियों को मदद मिलती है, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है? टीआरएफ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखेंगे तो इस तरह के सेंटेंस वो भी लिखते हैं, कल्चरल इन्वेजन, हम कश्मीर में ही अजनबी हो जाएंगे। एक बयान 2023 में, मैं नाम नहीं लूंगा, आया कि साहब ये जो ट्रेन आ रही है, ये स्टेट इज स्पॉन्सर्ड डेमोग्राफिक चेंज के लिए मैनिपुलेशन किया जा रहा है। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि खतरनाक हैं और इससे सबको बचना चाहिए। आपने ट्रेन की बात की, उस पर मुझे याद आया कि अभी जून में ही कटरा से श्रीनगर के लिए वंदे भारत शुरू हुई और उसको जबरदस्त एक तरह से प्रतिसाद मिला है, चाहे कश्मीर वैली की पब्लिक हो या फिर जो सो देश के बाकी हिस्सों से लोग इसको बड़े तौर पे यूज कर रहे हैं। और इसी में ये डिमांड हो रही है कि दिल्ली से अब सीधे श्रीनगर के लिए, या फिर जो हम लोग कश्मीर से कन्याकुमारी कहते हैं, वो ट्रेन सर्विस कब तक जो है शुरू हो पाएगी? कि उसमें एक बात समझने की है कि जम्मू अब रेलवे का एक डिविजनल ऑफिस बन गया है। रेलवे का डिवीजन एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई है। जम्मू रेलवे स्टेशन पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो उस लायक नहीं था। काफी काम वहां हो रहे हैं जो मुझे बताया गया है, या मैं उम्मीद करता हूं कि सितंबर एंड तक ये सारे काम 4 नई रेल लाइन, 4 नई लाइन, प्लेटफार्म, डीआरएम का ऑफिस, ये सब बन रहा है, ये पूरे हो जाएंगे तो ये ट्रेन जो कटरा तक जा रही है ये जम्मू तक जाने लगेगी। श्रीनगर से सीधे दिल्ली जाना या कश्मीर से कन्याकुमारी जाना, मैं समझता हूं कि ऐसी कोई ट्रेन नहीं है जो देश के एक कोने से दूसरे कोने जाती है। कई बार बदलनी पड़ती है, लेकिन जो आपने भावना व्यक्त की है, मैं समझता हूं कि वो दिन भी जल्दी जम्मू कश्मीर के लोग देख सकेंगे। कटरा की हम लोग बात कर रहे थे, कटरा से ही चूंकि वंदे भारत शुरू हुई थी और कटरा में ही जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक बयान दिया प्रधानमंत्री के आगे। उन्होंने कहा कि पहले मैं फुल चीफ मिनिस्टर था, चूंकि जो है सो स्टेटहुड थी, सारी की सारी पावर थी, और फिर मुझे जो है सो डिमोट कर दिया गया। और जाहिर है वो जम्मू कश्मीर के फुल स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं, उनकी पार्टी कर रही है। और अभी जो है एक तरह से जब ये अमरनाथ की यात्रा चल रही है, वो कलकत्ता गए और कोलकाता में उन्होंने जो वहां की जो मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, उनके साथ भी कैनवसिंग की। ये क्या कुछ बहुत जल्दी है स्टेटहुड की? और हालांकि जबकि सेंटर प्रॉमिस कर चुका है कि हम देंगे, और क्या अगर जल्दीबाजी में अगर स्टेटहुड दी जाती है तो इसमें आप कोई खतरा देखते हैं क्या? मैं 2 बात कहना चाहूंगा। एक तो मैं श्री उमर अब्दुल्ला की बात पर कोई प्रतिक्रिया देना नहीं चाहता हूं, लेकिन स्टेटहुड को लेकर के मैं जरूर जवाब दूंगा। जब 5 अगस्त 2019 को गृहमंत्री श्री अमित शाह जी ने देश की संसद में प्रस्ताव रखा था 370 और 35A एब्रोगेट करने का, तो बहस के दौरान जब उन्होंने उत्तर दिया तो उस समय ही उन्होंने कहा था और एक बड़ा सीक्वेंस बताया था। उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन फर्स्ट, असेंबली इलेक्शन सेकंड, एंड देन स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। मैं समझता हूं चीजें उसी सीक्वेंस में चल रही हैं। जब डिलिमिटेशन हो रहा था तब भी
कब तक होगा, कब होगा, ये संदेह लोग व्यक्त करते थे। स्वाभाविक है व्यक्त करना। चुनाव भी जब तक नहीं हुआ था तो इस तरह की बातें कही जाती थी कि चुनाव कब होगा, कैसे होगा। चुनाव भी हो गया, शांतिपूर्ण ढंग से हो गया, एक जगह रिगिंग नहीं हुई। गोली की बात छोड़ दीजिए, कंकड़ भी नहीं चला पूरे जम्मू कश्मीर में। हाईएस्ट पोलिंग हो गई। अब रह गया स्टेटहुड, जिसको कि गृहमंत्री जी ने देश की संसद के पटल पर कहा है। एक तरह से वो पार्लियामेंट्री एश्योरेंस है। प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को एक बार नहीं अनेक अवसरों पर कहा है। श्रीनगर में जब पिछली बार वो योगा डे के अवसर पर आए थे तो यहाँ अपने भाषण में उन्होंने इस बात का जिक्र किया। तो मुझे लगता है कि अब इससे बड़ी बात देश के लोकतंत्र में नहीं हो सकती कि संसद में जो बात कही जाए सरकार के द्वारा वो निश्चित रूप से पूरी होगी। कब पूरी होगी, मुझे लगता है कि ये अप्रोप्रिएट वर्ड इसीलिए उसका इस्तेमाल किया गया था। और जब भारत सरकार को लगेगा तो निश्चित रूप से वो, और मैं आश्वस्त हूं कि अब तक प्रधानमंत्री जी ने, गृहमंत्री जी ने या इस सरकार ने जो कहा है वो इससे निश्चित पूरा किया है। तो पूरा जरूर होगा, स्टेटहुड जरूर मिलेगा जम्मू कश्मीर को। कब मिलेगा मैं समझता हूं ये मेरा डोमेन नहीं है, इस पर राय देना मेरा उचित नहीं होगा। भारत सरकार उचित समय पर इसका फैसला करेगी। जब स्टेटहुड जल्दी दिए जाने की जब डिमांड की जाती है और खासतौर पे जो वैली बेस्ड पार्टीज हैं, तो ये तर्क दिया जाता है कि चूंकि जो है ये अभी तक केंद्र शासित प्रदेश है, भले ही चुनाव हो गए, लेकिन जो है चूंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास फुल पावर नहीं है और चूंकि एज लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी तक आपने बिजनेस रूल्स भी जो है अप्रूव नहीं किए हैं, तो उसकी वजह से सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है चरमरा गया है। थोड़ी स्पष्टता करना चाहता हूं और मुझे लगता है वो आवश्यक भी है। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात एक दो सार्वजनिक सभाओं में भी मैंने कही है। लॉ एंड ऑर्डर मैंने पुलिस और पॉलिसी मैटर के अलावा कोई डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं है। सारे जो विकास के काम हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड, चाहे वो फाइनेंस हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, पीडब्ल्यूडी हो, पावर हो, जिस डिपार्टमेंट का अपना, एग्रीकल्चर हो, ये सब सरकार के पास है। तो मेरी ओर से किसी काम में रोक नहीं है। जो भी सरकार फैसला करती है मैं समझता हूं उसे मैं अप्रूव करता हूं, जो लोगों के हित में होता है। जहां तक बिजनेस रूल्स का सवाल है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में बड़ी स्पष्टता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या अधिकार है, मुख्यमंत्री जी का क्या अधिकार है, चुनी हुई सरकार का क्या अधिकार है। थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन है वो पत्राचार सरकार और हमारे बीच हो रहा है। मैं समझता हूं कि वो भी जल्द उसकी स्पष्टता आ जाएगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, न्यूज 18 नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए, और ऐसी ऊर्जा आपकी बरकरार रहे, यही प्रभु से प्रार्थना भी। धन्यवाद।